सिर्फ 5 वर्किंग डेज रह गए बिटवीन अस एंड द बजट, वो बजट जिसमें पूरी मार्केट को हिला देने की ताकत है, एंड द मार्केट नोज इट। अगर इस वीक की बात करें तो कुछ ना होने के बराबर मूवमेंट हुई है। राइट नाउ वी सिट एट 171,800 पॉइंट्स और 170,000 पॉइंट्स के अराउंड मार्केट ने ओपन किया था। अगर लास्ट मंथ की बात करें तो 6.7% मार्केट ने रैली किया है, और तकरीबन जहां मार्केट जनवरी में थी मई के क्लोज पे मार्केट वहीं आके खड़ी हो गई है। लेकिन दी वॉल्यूम्स आर डाउन अ लॉट। मुबशिर, मार्केट तो काफ़ी रिकवर की है इन मई, बट वॉल्यूम्स आर डाउन। कम वॉल्यूम से मार्केट रैली करना आपको क्या बताता बिल्कुल जैन, कम वॉल्यूम में मार्केट रैली करने का मतलब ये है कि देर देर जो सेलर्स है वो एग्जॉस्ट हो गए टू अ ग्रेट एक्सटेंट। है? जो रीसेंट नेगेटिव इवेंट्स हैं या इवेंट्स दैट ट्रिगर नेगेटिव सेलिंग प्रेशर एज सच, वो हम्म। टू अ ग्रेट एक्सटेंट सबसाइड हो गए या प्राइस इन हो चुके हुए हैं। हम्म। तो अब फर्दर अनलेस कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं आता है, नेगेटिव इवेंट नहीं आता, तो देर आर नो न्यू सेलर्स एज सच। और जो वैल्यू बाइंग या कोई न्यू बायर्स हैं विद फ्लोज कमिंग इन, हम्म। that has driven the market in the recent months. So that is what we see in May, कि कुछ institutional buying आई है whereas the selling had subsided, तो उसकी वजह से despite low volumes market recover करी गई है। ओके। मुबश्शिर, अगर लास्ट ईयर की बात करें तो हर मंथ या तो रिटेल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते थे या तो म्यूचुअल फंड्स होते थे, ये मार्केट को ऊपर लेके जाते थे। मगर मई में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि इंश्योरेंस वॉज द बिगेस्ट नेट बायर फॉर द मंथ। हालांकि इंश्योरेंस फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे ही नेट बायर्स या सेलर्स रहते थे, तो अचानक से रिटेल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स पीछे और इंश्योरेंस आगे कैसे हो गए? इसके इसको इसको देखने के दो तरीके हैं। हम्म। एक तो ये कि डेफिनेटली इंश्योरेंस एज अ पार्टिसिपेंट जो है, इट्स अ मीनिंगफुल पार्टिसिपेंट। आप एक कोई कह सकते हैं इंस्टीट्यूशनल लॉन्ग टर्म पोजीशंस लेते हैं, तो हम्म। वो एक हमेशा हर मार्केट में होता है इनका रोल। हाउएवर इसका दूसरा एंगल है, वो ये है कि आप की जो ओवरऑल पार्टिसिपेशन है मार्केट में, जैसा हमने देखा कि कम हो गई है, हम्म। क्योंकि जो मेजर प्लेयर्स हैं या जो रेगुलरली रिटेल एंड म्यूचुअल फंड्स की पार्टिसिपेशन ड्राई डाउन हो गई है, तो हम्म। इंश्योरेंस इवन विद relatively smaller participation हम्म। has risen to the top of the charts, क्योंकि बाकी लोगों की पार्टिसिपेशन कम है या ना होने के बराबर है। हम्म। अब हम ये भी कह सकते हैं कि इंश्योरेंस एज एन इंस्टीट्यूशन एज अ बायर अगर वो बिल्ड इन करें पोजीशन, so they are probably seeing कि the worst is probably behind us, दे आर लुकिंग फॉर वैल्यू बेट्स, वैल्यू बाइंग, वो एक्सपोजर बिल्ड करें, तो वो चीज़ एक आपकी चार्ट्स या डेटा पॉइंट्स में हाईलाइट हो रही है इन टर्म्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेशन। हम्म। अच्छा मुबशिर, हमने काफ़ी बात की है ओवर दी प्रीवियस पॉडकास्ट के ये जो ईरान यूएस की वॉर है इसकी हमारे स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट आएगा और कंपनी की अर्निंग से भी इफेक्ट आएगा, और वो इफेक्ट पहला जो हमने इफेक्ट है वो हम देख चुके हैं। काफ़ी लोगों का ख्याल था कि जो डिफेंसिव सेक्टर थे जैसे ऑयल एंड गैस या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, फर्टिलाइजर, इन्होंने जितना चाहिए था चाहिए है, और अब हमें कई सेक्टर्स पे मूव करना चाहिए सच एज सीमेंट एंड ऑटोज। सीमेंट्स की बात करें तो इस ईयर काफ़ी रैली हमें देखने को मिली विद इन सीमेंट स्टॉक। फौजी सीमेंट देखिए या डीजीकेसी देखिए, सारे सीमेंट सेक्टर्स ने रैली किया। लेकिन अगर कोई की प्राइस देखें तो 116 एवरेज की है इन में, और हर 118 यूएस डॉलर पे क्लोज किया है, जो 2 साल की हाईएस्ट पॉइंट है। तो सीमेंट सेक्टर का बहुत बड़ा एक इनपुट कॉस्ट है कोई प्राइसेस, और इसकी वजह से हम देखें तो डिस्पैचेस आर आल्सो डाउन 21% इन अ ईयर। इस सीमेंट सेक्टर की हाइट पे आप क्या कहना चाहेंगे बेस्ड ऑन ऑन दीज फंडामेंटल्स? देखें, सीमेंट सेक्टर ऑन हिस्टोरिकल बेसिस या अगर सेक्टर को थोड़ा स्टडी करें तो हम्म। रिलेटिवली दे हैव हाई प्राइसिंग पावर। हम्म। उसका ये मतलब है कि हाई प्राइसिंग पावर होने की वजह से यूजुअली जो कॉस्ट प्रेशर्स आते हैं, दे आर एबल टू पास इट ऑन अक्रॉस द इंडस्ट्री, अक्रॉस ऑल प्लेयर्स। हम्म। तो टेम्परेरी इफेक्ट ऑन मार्जिन ज़रूर आता है, बट लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज़्यादा नहीं आता, वो नलीफाई हो जाता है कि कॉस्ट प्रेशर्स पास ऑन हो जाते हैं। हम्म।
रीसेंट टाइम्स में हमने ये देखा है कि अगर हम प्रीवियस हाइक ऑफ कोल प्राइसेस देखें और हुँ, उसको थोड़ा स्टडी करें, तो वो विद टाइम प्राइसेस पास ऑन कर दी थी इन सेलिंग प्राइस ऑफ सीमेंट। हुँ, हाउएवर जब कोल की प्राइसेस कम होती हैं तो यूजुअली जैसे आप कहते हैं कि प्राइसेस आर डाउनवर्ड स्टिकी, हुँ, सीमेंट की प्राइस कभी नीचे नहीं आती, तो वो बेनिफिट विंडफॉल की फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। द हुँ, सेम इज़ द केस विद करंट साइकिल कि अगर ये कोल की प्राइसेस इवेंचुअली सेटल डाउन हो जाएंगी या नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो हुँ, एक तो प्राइसिंग पावर अभी भी है सेक्टर हुँ, के पास, दे विल बी एबल टू पास इट ऑन, और जो कॉन्ट्रैक्शन इन मार्जिन है वो बहुत मटीरियल कॉन्ट्रैक्शन हम नहीं देख रहे इवन इन शॉर्ट टर्म, but in the longer run it actually turns out to be in favor after they've passed on the price increases and so on. तो ये इसको आप कह सकते हैं थोड़ा डिफरेंट एलिमेंट है कंपेयर टू जस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि प्राइस पास ऑन कर सकता है या नहीं कर सकता डिपेंडिंग ऑन competitive forces. ओके, वर्षित सप्लाई साइड पे तो आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइसिंग पावर है और वो पास ऑन करते हैं, मगर डिमांड साइड पे सारी जो एडिशनल कॉस्ट है वो कंज्यूमर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यूटिलाइजेशन या इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है ऑफ दीज कंपनीज, और आप इस पूरे सेक्टर की, सीमेंट सेक्टर की हेल्थ किस तरह देखते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर? देखें जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर खाली आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप सीमेंट की प्राइस एक फैक्टर ले तो इट वुड नॉट बी वेरी हाई, आई एस्टिमेटेड टू बी लेस देन 15% ऑफ द इंटायर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर देखें, क्योंकि हम्म, ऑलमोस्ट 50-60% कॉस्ट तो अब लैंड होती है। हम्म, उसके बाद आपकी और अगर 40-50% आपकी जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तो उसमें से मेजॉरिटी जो है वो स्टील है, देन सीमेंट है, एंड देन अदर लेबर एंड सो ऑन, राइट। तो हम्म, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उसकी एब्जॉर्प्शन फिर भी रहती है कि अगर 10-15% में 10% हाइक भी हो गई तो हम्म, वो इतना मटेरियल इफेक्ट नहीं आता। उस वक्त ज़रूर आता है जब एट द सेम टाइम लेट से उस वक्त स्टील की प्राइसेस भी बढ़ रही हों, सीमेंट की प्राइसेस भी बढ़ रही हों, या आप कह लें कि इन्फ्लेशनरी साइकिल मुल्क में काफ़ी रैपिड चल रहा हो, तो हम्म, तब ज़्यादा इफेक्ट आता है। तब हमने देखा एक्टिविटी स्लो डाउन भी होती है, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ डीवैल्यूएशन या करेंसी डेप्रिसिएशन, जब हमारी अक्रॉस द बोर्ड प्राइस एडजस्टमेंट होती है डिफरेंट सेक्टर्स एंड सो ऑन। अभी इस सेक्टर की हेल्थ को हम किस तरह देखते हैं, जो आपका सेकंड पार्ट है सवाल का, वो ये है सो फार डिमांड हैज़ बिन गुड हम्म, रिलेटिवली। हम ये देखेंगे लास्ट ईयर की लो बेस, अगर हम लो बेस तो नहीं कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि लास्ट ईयर इकोनॉमी वाज इन स्टेबलाइजेशन, एंड देन अंटिल लास्ट कपल ऑफ मंथ्स हमने देखा कि वहाँ से एक ग्रोथ फेज में आई है। तो हमें लगता है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द सेक्टर इज इम्प्रूव्ड। We expect it to maintain course over a couple of months. However, इसमें दो तीन चीज़ें हमें देखनी है कि गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल कंस्ट्रेंट्स कैसे रहते हैं टू कंटिन्यू द डेवलपमेंट स्पेंडिंग, जो पीएसडीपी की एलोकेशन है वो कंटिन्यू फॉर पब्लिक सेक्टर डिमांड इन फॉर हम्म, द सीमेंट सेक्टर। उसके अलावा जो अभी अगर कंसोलिडेशन या आप कह सकते हैं कि डिमांड अफेक्ट होती है विद विद यू नो द जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, और ये जो आपके इश्यूज चल रहे हैं, उसके बाद ऑयल प्राइसेस की वजह से, कॉस्ट प्रेशर्स की वजह से अगर कोई डिमांड टेम्परेरीली कर्टेल की जाती है तो उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत आ सकता है, बट अगेन इट वुड बी टेम्परेरी बिफोर वी गेट इनटू द स्टेबलाइजेशन फेज अगेन, जहाँ पे फिर एक्टिविटी दोबारा रिवाइव होगी। वी आर इन 2026 नाउ, आधा साल हो गया है। 2028 में इलेक्शंस फिर से ड्यू होंगे, तो आई थिंक नेक्स्ट 1-2 साल वी कैन एक्सपेक्ट कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग पे फोकस रहेगा गवर्नमेंट का, एंड दैट शुड काइंड ऑफ encourage और कीप द डिमांड एंड सेक्टर यूटिलाइजेशन ऑन एलिवेटेड लेवल्स। ओके। और अब हम अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो रिफाइनरीज में काफ़ी अच्छी एक रैली हमें देखने को मिली थी जब से वॉर स्टार्ट हुई है, बट अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो फ्यूल सेल्स आर डाउन 23% ईयर ऑन ईयर। तो इसका रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इनका क्या आउटलुक देखते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर? इन टर्म्स ऑफ रिफाइनरीज आई वुड से कि रिफाइनरीज पे ऑफ टेक का बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता। हम्म,
प्राइमरीली क्योंकि हमारे पास तो एक आप कह लें कि वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स। हम्म। हमारी जो रिफाइंड कैपेसिटी है ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वर्सेस द डिमांड, हमारी सप्लाई इंटर लोकल सप्लाई लोकल प्रोडक्शन इज़ लेस। तो हम्म। हमारे पास जो भी सप्लाई होती है वो इफ़ेक्टिवली इंपोर्ट होके कुछ क्रूड ऑयल की फॉर्म में होती है जो कि रिफाइनरीज प्रोड्यूस करती हैं, एंड कुछ फिनिश प्रोडक्ट की फॉर्म में होती है। तो फर्स्ट एंड जो प्रायोरिटी होती है वो रिफाइनरी की प्रोडक्ट्स जो ऑफ टेक होती हैं, लोकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल आता है एंड सो ऑन, प्रोवाइडेड जो आपकी सप्लाई चेन है वो इज ऑपरेटिंग एज नॉर्मल। हम्म। तो ऑफ टेक का इफेक्ट हमें रिफाइनरीज में इतना वो कंसर्निंग नहीं लगता, एंड वो नॉर्मलाइज हो जाता है। बट जो अभी आपने बात की कि ऑयल प्राइसेस की वजह से या क्राइसिस की वजह से रैली आई थी इन रिफाइनिंग सेक्टर और वो थोड़ा सा फिजल आउट होता नजर आ रहा है इन जी। रिफाइनरी हम्म। स्पेसिफिकली। दैट इज बिकॉज के अर्लियर इन दी मंथ्स, जैसे मार्च की बात करें या अप्रैल की बात करें, तो प्रोडक्ट के स्प्रेड्स होते हैं पेट्रोलियम हम्म। प्रोडक्ट के, लेट से पेट्रोल एंड डीजल के, वो सप्लाई चेन इफेक्ट होने की वजह से स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, विच हैड अ विंडफॉल बेनिफिट ऑन लोकल रिफाइनरीज। हम्म। तो उसकी वजह से एक सेक्टर में रैली या इंटरेस्ट आया था, एंड क्योंकि अब चीज़ें थोड़ा थोड़ा नॉर्मलाइज हो रही हैं विद टाइम, नॉट फुली दो, बट वो स्प्रेड्स रिड्यूस होना शुरू हो गए हैं या नॉर्मलाइज होने की तरफ आ रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे बिटवीन डीजल एंड पेट्रोल जो स्प्रेड का डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो फुली नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा, बट क्योंकि अब ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ गई हैं तो लग रहा है कि स्प्रेड्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे। सो दैट इज़ काइंड ऑफ ओवरवेइंग ऑन दी सेक्टर परफॉर्मेंस विद इन रिफाइनरीज। ओएमसीज की जब बात करते हैं तो ओएमसीज में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हमने देखा था कि इन्वेंट्री गेन्स आए इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन, जहाँ पे फ्यूल प्राइसेस प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ी तो इन्वेंट्री गेन आते हैं। हाउएवर अब क्योंकि ऑन द अदर साइड ये लग रहा है कि ऑयल प्राइसेस विल नाउ नॉर्मलाइज टुवर्ड्स 85 90 $95 अ बैरल जो कि अभी चल रही हैं रफली। तो उसकी वजह से 110 से $90 अ बैरल जब आता है तो हम्म। इन्वेंट्री लॉसेस आने के भी इम्कान हैं। एट ओके। द सेम टाइम डिमांड कर्टेल हो गई है ड्यू टू एंड यूज़र डिमांड कम होने की वजह से हम्म। आपकी कैश जनरेशन मार्जिन जनरेशन भी अफेक्ट हो रही है। तो ओ एम सीज पे थोड़ा सा टेम्परेरी नेगेटिव इफेक्ट बिकॉज ऑफ डिमांड, हम्म। लोअर डिमांड एंड इन्वेंट्री लॉसेस आ सकता है जो कि उस सेक्टर पे ओवरवे करेगा। ओके, सीमेंट सेक्टर की आपने बात की कि कुछ सेटबैक्स हैं बट टेम्पोरेरी हैं, और जैसे ही ये वॉर ख़त्म होगी कोई प्राइसेस डाउन आएंगी, प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं तो मार्जिन्स फिर से इम्प्रूव हो जाएंगे। रिफाइनरीज की आपने बात की कि स्टेबल आउटलुक है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता ऑफ टेक्स का, क्योंकि वैसे ही ज़्यादातर जो फिनिश प्रोडक्ट है वो इम्पोर्ट होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली लोकल रिफाइनरीज को ही जाएगी। ओएमसी की आपने बात की कि थोड़ा सा अंडर प्रेशर रह सकती हैं, तो आपको अभी अपॉर्चुनिटी किस सेक्टर में नज़र आ रही है, या अभी हम कुछ कह नहीं सकते? देखें अब विद बजट राइट अराउंड द कॉर्नर, आई थिंक हम्म। हमें द इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस हम्म। एंड प्रोस्पेक्ट देखना होगा। सो द मेन फोकस इज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ विद इन ईच सेक्टर एंड अमंग द कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमें एज ऑफ नाउ नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस सेक्टर में स्पेसिफिकली एन एक्सप्लोरेशन विच बेनिफिट फ्रॉम हायर ऑयल प्राइसेस। हम्म। सीमेंट कंपनीज प्रोवाइडेड कि डिमांड कंटिन्यू रहती है तो वहाँ पे हमें थोड़ी बहुत ग्रोथ नज़र आएगी इन कमिंग पीरियड्स। उसके अलावा अगर आप देखने दें तो देर आर सम डिफेंसिव सेक्टर्स, लेट से डिफेंसिव इन नेचर आई वुड से, जैसे फार्मा कंपनीज हैं, दे आर ट्रेडिंग एट लो वैल्यूएशंस एज वेल। आपकी मल्टीनेशनल्स हो गई लाइक एबर्ट ग्लेक्सो, दे आर ट्रेडिंग अंडर 12 टाइम्स अर्निंग्स। हम्म। एंड इनका पोर्टफोलियो या बिजनेस मॉडल काफ़ी डिफेंसिव है कि इनकी डिमांड तो कहीं नहीं जाती। नो मैटर व्हाट इफ समवन गेट्स सिक दे हैव टू बाय मेडिसिन, या आपके थोड़ा सा मार्जिन्स भी टू अ ग्रेट एक्सटेंड इन्फ्लेशन लिंक्ड हैं, प्राइसेस आप बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइप की हमें कंपनीज में देखना होगा जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, जिनका बिजनेस केस बहुत सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं होता हम्म। विद द ओवरऑल मैक्रो सिचुएशन, और इवन आप कह सकते हैं कि
ये हम्म। जो फिजिकल साइड या बजट के साथ, बजट में क्या पॉलिसीज आती हैं, किस तरह चीज़ें आगे, व्हाट व्हाट द गवर्नमेंट प्लान्स टू डू विल हैव एन इफेक्ट ऑन हाउ पीपल सी, या मार्केट का सेंटिमेंट क्या रहता है इन सेक्टर्स की तरफ। अच्छा मुबश्शिर, अगर हम रियल पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन द इन्फ्लेशन रेट एंड द प्रिवेलिंग पॉलिसी रेट। तो हमेशा हमने देखा है जब भी पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में आता है तो आईएमएफ डिमांड करता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो ठीक ठाक ऊपर होना चाहिए देन द इन्फ्लेशन रेट, आप पॉजिटिव डिफरेंस रखें। मगर ये डिफरेंस जो पहले 5-6% था, अब शायद कुछ परसेंटेज पॉइंट से भी कम रह गया है। इन्फ्लेशन रेट जो मई का आया है दैट्स अराउंड 11.5%, 11.7% बल्कि, एंड 11.5% इज द पॉलिसी रेट। तो नेगेटिव सेविंग रेट चला गया अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेसिस की बात करें। तो उसका क्या मतलब है? क्या आईएमएफ के प्रेशर में आके बहुत कोई ड्रेस्टिक इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट हम दे सकते हैं बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? बिल्कुल देखें, बहुत सारे लोग रियल रेट को ट्रैक भी कर रहे होते हैं, और ये सवाल या कंसर्न लोगों में ज़रूर आता है जो कि वैलिड भी है। इसमें दो फैक्टर्स हमें देखने होंगे। एक तो होता है कि जो सेंट्रल बैंक जब पॉलिसी करता है या जब आप रियल रेट को ट्रैक करते हैं, तो हम्म। यूजुअली इट इज़ ऑन अ रोलिंग बेसिस, या ऑन एन रादर देन जस्ट मंथली रीडिंग के इस मंथ नेगेटिव हो गया, एक मंथ 4% पॉजिटिव हो गया, सो ऑन। तो हम्म। वो उसको रोलिंग बेसिस एंड मोर लाइक एक्सपेक्टेड बेसिस पे भी देख रहे होते हैं टू मेक अ डिसीजन। तो कंसिडरिंग दैट, डेफिनेटली इनको थोड़ा सा प्रेशर रियल रेट का फील होगा, नेगेटिव रियल रेट का, या कि आपके पास जो बफर था बिफोर मार्च, 3-4% का बफर था इन रियल रेट, 7% की इन्फ्लेशन आती थी तो कुछ 10.5% का पॉलिसी रेट था, विच इज़ लाइक 3.5%। तो हम्म। अराउंड 2 to 3% इज समथिंग दैट दे ट्राई टू मेंटेन हम्म। अभी, क्योंकि टेम्परेरी इफेक्ट है ऑयल प्राइसेस का इन्फ्लेशन की तरफ। तो हमें लग रहा है कि रियल रेट in the interim period, during this transition period, you can हम्म। say, नेगेटिव हो सकता है, या वो उसको कवर अप करने की कोशिश भी कर सकते हैं बाय हाइकिंग रेट्स बाय अनदर 100 बिप्स। बट इट वुड नॉट बी फेयर टू से कि क्योंकि 11.7 की रीडिंग आ गई है, 3% का रियल रेट रखना है, तो वी कैन सी एन इंक्रीज ऑफ रेट बाय अबाउट 350 बिप्स और इवन 300 बिप्स। वो मुझे अनलाइकली लगता है। बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग, हमें अगर 12 मंथ आगे की या 6 मंथ आगे की फोरकास्ट में लगता है कि एवरेज इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी अबाउट 10%, 9%, तो वी आर प्रॉब्ली सीइंग सिचुएशन समवेयर अराउंड कंफर्टेबल लेवल्स एज ऑफ नाउ, या आफ्टर अनदर हाइक। तो मेरा ख्याल है कि वो कोई इतनी मटीरियल पैनिक की सिचुएशन नहीं है। व्हाट इट मीन्स, अब ऑब्वियसली हमने देखा कि आपने बोला कि दूसरा सेवर के लिए क्या इम्पैक्ट है। हम्म। तो हमने पास्ट कुछ मंथ्स में देखा कि रियल रेट काफ़ी पॉजिटिव हो गया था। तो प्रोवाइडेड 4-5% पॉजिटिव, 6% पॉजिटिव का मंथ ऑन मंथ रीडिंग में अगर देखें तो ज़्यादा भी गया है, राइट, रियल रेट। तो अगर 1-2 महीने की नेगेटिव रीडिंग आ जाए, इट शुड नॉट अफेक्ट दी बेस केस ऑफ इन्वेस्टिंग इन इवन मनी मार्केट फंड्स, और से प्रोडक्ट लाइक सेफ प्लस, हम्म। जिसमें आपको रियल इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन मिल जाती है, क्योंकि वो आपको ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस एक रिटर्न दे रहा होता है। बाकी इन्फ्लेशन रीडिंग तो एक महीने में हाई लो हो जाए तो शुड नॉट इफेक्ट दी बेस केस। ओके, और सेफियस के रिटर्न्स भी देखूं तो हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं कि डबल डिजिट्स में जाएगी, डबल डिजिट में रिटर्न्स जाएंगे। मंथ टू डेट रिटर्न देखूं, 4 दिन का रिटर्न है, इतना कुछ कह नहीं सकते बट इट्स अबव 10%। तो मई के रिटर्न्स के बारे में आप क्या बता सकते हैं? होपफुली बाय फ्राइडे हमारे पास नेक्स्ट फ्राइडे एफएमआर भी आ जाएगी। बिल्कुल, हमारा जो मई का रिटर्न था दैट वाज 9.92% फॉर द कैश फंड हम्म। ड्यूरिंग मई, विच इज़ अगेन वेरी क्लोज टू 10%। उसमें जैसा मैंने बताया था कि कुछ, आप जब भी रेट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, हम्म। तो रीप्राइसिंग होती है आपकी इन्वेस्टमेंट्स की, डिपेंडिंग ऑन द मेच्योरिटी प्रोफाइल एंड सो ऑन। तो वो उसके साथ साथ ऑब्वियसली इट हैज़ इम्प्रूव फ्रॉम 9.7 एंड 8.5 बिफोर, टू 9.9, एंड नाउ मंथ टू डेट अगर हम ट्रेजेक्टरी देखें तो वी आर लुकिंग एट प्रॉब्ली 10, 10.25 एंड सो ऑन। तो अगर हम लास्ट 15 डेज का डेटा देखें तो दैट इज ऑल्सो वेल अबव 10 पॉइंट
one, I think. So Mubashir, next week hopefully by Wednesday हमारे पास बजट आ जाएगा, तो क्या स्पेकुलेशंस हैं इन योर सर्कल, जो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स हैं वो क्या सोच रहे हैं अबाउट दिस बजट, एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट दिस टाइम? देखिए, क्योंकि लाइक आई मेंशन्ड बिफोर एज वेल, रीजनल सिचुएशन ऐसी है कि देर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ, ऑब्वियसली जो बिजनेस सर्कल्स होते हैं, डिफरेंट लॉबी ग्रुप्स होते हैं, दे ऑल लॉबी फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, फॉर फॉर प्रमोशन ऑफ देयर ओन इंडस्ट्रीज, नॉट पर। तो उसमें वो बिल्कुल हर इंडस्ट्री की अपनी डिमांड्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ टैरिफ रैशनलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड सो ऑन। तो वो तो अपनी जगह चल रही है। बट अगर कोई मटेरियल, कोई अगर चीज़ डिस्कस हो रही हो, तो आई वुड से कि आईएमएफ की तरफ से, क्योंकि रेवेन्यू के टारगेट पे इंक्रीज फोकस ज़रूर होता है, तो जीएसटी इंक्रीज करने का प्रपोजल ज़रूर आया हुआ है, विच might be considered but may be not, because that can have inflationary effect as well. तो एक वो चीज़ है, वो दैट सम वन कैन वॉच, कि बजट में होती नहीं होती। देर इज सम टॉक अराउंड के सैलरीड क्लास को किसी फॉर्म में रिलीफ दी जाए, तो जो प्रॉब्ली लोअर स्लैब पे कहीं पे हम चेंजेस, या स्लैब सिस्टम में चेंजेस हम लोग देख सकते हैं ऑन सैलरी स्लैब। हाउएवर आई थिंक कि क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है, जो सबसे मटेरियल या जो लोगों को देखना चाहिए इफेक्टिवली, या फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए या रेवेन्यू बेस को बढ़ाने के लिए क्या मेजर्स लिए जाते हैं। इस पे काफ़ी काम हुआ है इन 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 लास्ट कपल ऑफ इयर्स, आई वुड से, कि थोड़ा सा एफबीआर के पॉस सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया गया है, डिफरेंट रिटेलर्स के पॉस सिस्टम्स को एफबीआर से इंटीग्रेट किया गया है, ताकि रिपोर्टिंग इम्प्रूव की जाए, जहाँ पे आप कह सकते हैं सिस्टम में लीकेजेस हों इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग, टैक्स कलेक्शन, वो कवर किए जाएं। बट इन सारी एक्टिविटीज़ का रिजल्ट जो है इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, वो नज़र आना चाहिए, कलेक्शन बेहतर होनी चाहिए। तो इफ़ वी कैन सी दैट, दैट विल आई थिंक फॉर अ लॉन्गर टर्म बेनिफिट द कंट्रीज मैक्रो सिचुएशन, रादर देन हम ये बोलें कि एक साल में कहीं से टैक्स शॉर्टफॉल कवर करने के लिए हम कोई क्विक फिक्सेस कर लें, या कहीं से हम जो है ना लो हैंगिंग फ्रूट में टैक्स ऐड कर दें। तो वो फिक्सेस ज़रूर होते हैं, मगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कोई फ़ायदेमंद नहीं होते। थैंक यू सो मच मुबशिर फॉर योर इंसाइट। अगले वीक मुलाकात होती है, होपफुली बाय देन बजट भी आ जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी बहुत करीब होगी, तो वी वुड हैव अ लॉट टू डिस्कस एंड अ लॉट टू एडवाइस आवर इन्वेस्टर्स। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।